सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनीन्द्रवर्णेमि छन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्सत्परो वनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने छठे गुणस्थान से कुछ वर्णन को पढ़ा था और छठे गुणस्थान की व्याख्या को समझते हुए हम आगे बढ़े थे। आज हमको जो संख्या प्रस्तार आदि बातें हैं उन बातों को थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिएगा, जो षष्टम गुणस्थान है उस छठवें गुणस्थान में क्या कह रहे हैं इस बात को समझते हुए, जो षष्टम गुणस्थान में मुनि महाराज जी है उनके भावों को समझते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब सर्वप्रथम छठवां गुणस्थान किसे कहते हैं? तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने से पूर्ण संयम तो हो चुका है, किंतु संज्वलन और नो कषाय, दो कषाय अभी बची है। संज्वलन और नो कषाय का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। अब यह प्रमाद भी होता है तो प्रमाद को समझाने के लिए फिर संख्या प्रस्तार आदि की बात जो है तो आई है। तो प्रमाद किसे कहा? करने योग्य कार्य को नहीं करना प्रमाद कहलाता है। उत्कृष्ट अवस्था से निचले अवस्था में ठहर जाना प्रमाद कहलाता है। प्रवृत्ति रूप होना ही प्रमाद है। ध्यान अवस्था से प्रवृत्ति में जाना, यहाँ संज्वलन और तत्संबंधी नो कषाय के तीव्र उदय से होने वाले परिणाम ही प्रमाद शब्द से विवक्षित है। हमने यहाँ पर कल एक विशेष बात समझी थी। यहाँ पर प्रमाद का अर्थ आलस्य नहीं लेना है। यहाँ पर प्रमाद का अर्थ है जो मुनि महाराज जी अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं वह संज्वलन और नो कषाय के उदय से इतना प्रमाद तो उनका होता ही है। और इसमें उन्होंने जो शब्द दिया था कि चियलम, अर्थात उनकी जो चित्र विचित्र ऐसे जो अनेक प्रकार के बातें होती है या उनके परिणाम होते हैं, तो वे चित्र विचित्र परिणाम सभी मुनि महाराज जी के अपने अपने होते हैं। तो इस प्रकार से जो मुनि महाराज जी प्रमाद कर रहे हैं, यह प्रमाद से वे स्वयं भी बच नहीं सकते हैं। मतलब हम ये सोचे कि भाई मुनि महाराज जी है फिर वो बचते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान अवस्था से प्रवृत्ति अवस्था में जाना ही प्रमाद है। अब वो हमेशा तो ध्यानावस्था में नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। इसलिए उनके लिए शब्द दिया चित्तल, जो दिया था ना चित्रल आचरणी, उसके लिए शब्द आया था चित्तल आयरनो। तो चित्तल आचरणी मतलब उनके अनेक प्रकार के आचरण होते रहते, उनकी जैसी जैसी प्रवृत्ति है। हमने उसको समझा था कल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका अलग अलग है, परिणाम अलग अलग है, तो सबकी जो है परिणाम वो अलग अलग हो सकते हैं। अब वो प्रमाद कितने प्रकार का है तो फिर उस विषय में हमने पढ़ा था, वह प्रमाद जो है 15 प्रकार का होता है। अब 15 प्रकार का प्रमाद कौन सा? 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और 1 प्रणय अर्थात स्नेह। तो इसके पूर्व 33वीं गाथा में वत्ता वत्त प्रमादे अर्थात व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद के माध्यम से दो प्रकार के प्रमाद भी बताए। व्यक्त प्रमाद जो स्वयं को अनुभव हो सके और दूसरों को भी वह अनुभव में आ सकता है। अव्यक्त प्रमाद
ना तो स्वयं को उसका अनुभव में आता है, ना दूसरों को अनुभव में आता है। जो ऊपर के गुणस्थान में मुनि महाराज जी होते हैं, उनको वह समझ में आता है। अब देखिए, इसमें फिर जो विकथा है, विकथा के लिए जो शब्द आगम में आए हैं, वही शब्दों को हमें प्रयास करना है बोलने का। स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और अवनिपाल कथा। स्त्री कथा, भक्त अर्थात होता है भोजन, हम कहते हैं ना भक्त पान संयोग। तो भोजन के साथ अन्य, जो मतलब शुद्ध भोजन के साथ अशुद्ध का संयोग वो कर दिया, तो भक्त का अर्थ होता है भोजन। राष्ट्र कथा मतलब राजकथा, क्योंकि वो राज्य जो है वही राष्ट्र को चलाते हैं। और अवनिपाल अर्थात होता है चोर कथा। तो हमें यही शब्द याद करने हैं, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और अवनिपाल कथा। ठीक है। अब देखो, विकथा के विषय में हमने ये समझा था, संयम के विरोधी कथा। तो संयम की विरोधी कथा विकथा। कषाय, जिसमें संयम गुण का घात हो, ऐसे क्रोधमान मायालु। और इंद्रिय, स्पर्शनादि इंद्रियों के द्वारा अपने अपने स्पर्शादि विषयों में समभाव के होने पर इंद्रिय। निद्रा, निद्रा के विषय में हमने ये समझा था, स्थान वृद्धि आदि तीन कर्मों के उदय से अथवा निद्रा और प्रचला के तीव्र उदय से अपने विषय के समान को ग्रहण को रोकने वाली जो जागृत अवस्था, अर्थात गहरी नींद वाली अवस्था। तो यहाँ पर जाड्यावस्था शब्द है ना, तो जाड्यावस्था अर्थात गहरी नींद वाली जो उत्पन्न होती है उसको निद्रा कहते हैं। प्रणय अर्थात स्नेह, जो भी बाह्य में पदार्थ है उसके प्रति ममत्व को रखना, तो यह प्रणय कहलाता है। अब ये जो 15 प्रकार के प्रमाद है, यह 15 प्रकार के प्रमादों के कारण सम्यक दर्शन या गुणशील आदि जो कुशलानुष्ठान में असावधानी अथवा अनादर आदि भाव हो जाया करते हैं, यही प्रमाद है जो स्वयं को प्रमत्त बना देते हैं। अब इसके लिए समझने के लिए फिर जो 35वीं गाथा आदि से हमने ये पढ़ा था, 35वीं गाथा में आया था प्रमाद के जो 5 प्रकार है, 5 प्रकार से हम उनको समझेंगे। अब वो 5 प्रकार से हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था, प्रमाद के विशेष वर्णन के विषय में इन 5 प्रकारों को समझना चाहिए। वे कौन कौन से हैं? संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट। तो आलापों के भेदों की गणना को संख्या, संख्या के रखने तथा निकालने के क्रम को प्रस्तार, एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने के क्रम को परिवर्तन, और संख्या के द्वारा भेद निकालने को नष्ट, और भेद को रखकर संख्या निकालने को समुदिष्ट कहते हैं। देखो मतलब ऐसा ये जो अलग अलग नहीं है, लेकिन ये तरीके अलग अलग बताए हैं प्रमाद को निकालने के। तो अलग अलग के माध्यम से हम इसको निकालने के विषय में समझ भी रहे थे। अब इसमें 36वीं गाथा हमने समझी थी संख्या के विषय में। सव्वे पूर्व भंगा, पूर्व के सभी भंग, आगे के उवरिम भंगेसु एकमेकेसु, आगे के प्रत्येक भंग के साथ वो एक में परस्पर में मेलंती मिलते हैं। कमसो गुणिदे, उनको क्रम से गुणित करने पर उपजते संख्या, जो उत्पन्न होता है वह जो है तो संख्या है। तो संख्या के विषय में हमने पढ़ा था, आलापों के भेदों की गणना करना ही संख्या है। आलाप मतलब क्या होता है? आलाप का अर्थ होता है कथन, जिसमें सभी प्रकार के भंग का कथन हो जाए, उसको कहते हैं आलाप। तो आलाप का अर्थ है कथन करना, तो सभी प्रकार के भेदों का कथन करना। तो संख्या मतलब आलाप, जो सभी प्रकार के भंग है उन भेदों की गणना को संख्या कहते हैं। अब प्रस्तार, संख्या के रखने या निकालने का क्रम, उस संख्या को हम कहाँ रखे, उसको कैसे निकाले, उसको निकालने का क्रम प्रस्तार है। परिवर्तन, एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने के क्रम को परिवर्तन कहते हैं। नष्ट, संख्या के द्वारा भेद निकालने को नष्ट कहते हैं। और समुदिष्ट, भेद को रखकर संख्या, देखो नष्ट में संख्या द्वारा भेद निकालना और समुदिष्ट में भेद रखकर संख्या को निकालना। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी बातों का वर्णन कल की कक्षा में हमारा हो गया था। अब देखिए, कुछ चीजें इसमें हमें समझनी है। कल भी यह विषय आया था, कल भी इस बात को हमने समझा था, लेकिन देखिए ये विषय जो है बार बार समझने से हमारा जो है आसान हो जाएगा।
इसलिए ज्यादा ना उलझते हुए, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं करना है। देखो परीक्षा में इतना डिटेल से नहीं पूछेंगे, हालांकि पहले ऐसा बताया था कि 36 से लेकर 46 तक आगे नहीं आएगा, लेकिन आएगा। आने के बाद भी ऐसा इतना कड़े स्वरूप में नहीं आएगा, आपको जो है जो आसानी से आप बता सकते हो उस विषय से पूछा जाएगा। अब देखिए, कल हमने 36वें गाथा में क्या पढ़ा था, पूर्व के सभी भंग जो है वह आगे के प्रत्येक भंग से मिलते हैं, इसलिए क्रम से गुना करने पर संख्या उत्पन्न होती है। अब संख्या का हमें यहाँ पर संख्या लानी है, तो अब सर्व प्रकार के जो प्रमाद है उनके पिंड को रखकर हम आपस में गुना करेंगे तो संख्या प्राप्त हो रही। सव्यपि पूर्व भंगा, सभी प्रकार के जो पूर्व भंग है, वरिम भंगेशु, आगे आगे के भंग के साथ एक मेक केसु, एक मेक करके मेलंती, मिलाना है, और कमसो गुनिदे, और उसको क्रम से गुणित करना है, उपजते संख्या, तो संख्या उत्पन्न हो जाती है। तो देखो सर्व प्रकार के पिंड लिए, पिंड मतलब ग्रुप लेना है, अर्थात विकथा को चार भेदों में नहीं, एक ही लेना है उसका ग्रुप। तो विकथा हो गई चार। फिर दूसरा जो है कषाय, कषाय हो गई चार, चार को चार से गुणित कीजिए तो यह हो जाएंगे 16। फिर इंद्रिय हो गए पांच, तो फिर 16 को पांच से गुणित कीजिए तो हो जाएगा 80। और निद्रा एक और स्नेह एक, जो एक एक है तो 80 एकम 80, इस तरह से जोड़कर हमें संख्या की प्राप्ति होती है। फिर हमने 37वीं गाथा पढ़ी थी, पढ़मम पमद पमानम कमेन निखवीय उवरिमानम च पिंडम पड़ी एक एकम निखिते होदी पत्थारो। संख्या तो समझ में आ गई, विकथा, कषाय, इंद्रिय, जो निद्रा और स्नेह, इनको आपस में एक लाइन से लिख देना है अपने कॉपी में। और फिर उसमें विकथा चार, कषाय चार और इंद्रिय पांच, ऐसे करके चार चौक 16 और फिर 16 पंच 80, और फिर एक एक से भाग जाने के बाद भी 80 उत्तर आएगा, ऐसी संख्या निकल गई। प्रस्तार किसे कहेंगे, पढ़मम पमद प्रमाणम, अर्थात प्रथम प्रमाद के प्रमाण का विरलन करके क्रम से निखव्य उवरिमानम च, क्रम से क्या करना है, ऊपर के जो भी पिंड दिए हैं उनका निक्षेपण करना, पिंडम पड़ी एक एकम, और उसमें पिंड रूप एक एक का निखिते होदि पत्थारो, उसको निक्षेपण करना, वह प्रस्तार कहलाता है। अब देखो संख्या निकालने की जो विधि है वह दो प्रकार की है, प्रथम प्रस्तार, द्वितीय प्रस्तार। तो प्रथम प्रस्तार को यहाँ पर समझा रहे, देखो प्रथम प्रमाद के पिंड का विरलन करो, अर्थात पहला जो प्रमाद दिया है उसका विरलन करो, मतलब उसको चार भागों में बांटो, विरलन मतलब अलग अलग करना। तो प्रथम प्रकार का जो प्रमाद है, पहला प्रमाद कौन सा है, जो विकथा, तो विकथा का विरलन करो। पहले हमने क्या लिया था, पिंड रूप में लेना है, तो यहाँ पिंड नहीं, यहाँ प्रथम प्रमाद के पिंड का विरलन करो, मतलब पिंड को अलग अलग करो। तो विकथा को चार भागों में बांटना है, एक स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, अवनी कथा, यह हमने उसका विरलन किया। इस विरलन पर द्वितीय प्रमाद पिंड रखना है, ठीक है ना। पढ़म पमत प्रमाणम क्रमेण निखव्य उवरिमानम, पहले तो हमने जो भी प्रमाण दिया था उनका क्या करना है, हमें विरलन करना है, और विरलन होने के बाद उसके ऊपर दूसरे आदि पिंड का एक एक कम एक एक को रखना है, मतलब पिंड रखना है। पहले तो विरलन करना है, विकथा का विरलन क्या मतलब, विकथा को चार भागों में बांट लिया एक 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 करके, ठीक है ना, और उसके ऊपर दूसरे का पिंड रखना है। अब दूसरा प्रकार का प्रमाद कौन सा है, कषाय, तो इसका पिंड रख दिया, मतलब पूर्ण समूह। तो एक विकथा हमने ली विरलन करने के कारण स्त्री, उसके ऊपर कषाय का पूर्ण पिंड रख दिया, चार कषाय। फिर दूसरी कथा ली भक्त, उसके ऊपर पूर्ण पिंड ले लिया, कषाय का चार रख दिया। तीसरी कथा ले ली राज, उसके ऊपर पूर्ण पिंड ले लिया, कषाय का चार लिख दिया। और चौथी कषाय ले ली अवनी, सॉरी चौथी कथा ले ली अवनी, अवनीपाल मतलब, और उसके ऊपर कषाय का पूर्ण पिंड रख दिया, जो है चार कषाय। तो इस प्रकार से जो चारों प्रकार के जो मतलब कषाय है, तो चार 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 ऐसे प्लस प्लस हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16। तो इनका जोड़ करने पर 16 आए। अब इसे प्रथम प्रमाद पिंड समझना चाहिए, ये पहला प्रमाद पिंड है 16। ये 16 रूप में लिया हमने, कैसे 16 निकले, तो स्त्री, भक्त, राज और अवनी, इन चारों को हमने मिला दिया। किससे मिला दिया, चार 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 इसके ऊपर पिंड रख दिए थे कषाय को, तो कषाय के पिंड से इसको हमने मिलाया। अब देखिए
अब हमें मान लो प्रथम जो पिंड है उसका विरलन करना है। अब हमने पहले तो क्या लिया था, स्त्री, ठीक है। अब इसमें स्त्री के साथ जो प्रथम पिंड है, तो प्रथम पिंड विकथा लिया था, विकथा को हमने अलग अलग किया, स्त्री, फिर भक्तपान, फिर राज और फिर अवनिपाल। तो ये हमने उसको अलग अलग किया। फिर उसके ऊपर हमने क्या रखा था, चार 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 जो है कषाय रख दिए हैं। अब इनको हमें अलग से करके समझना है। तो चार रखे तो भाई चार क्या हो जाएंगे, स्त्री क्रोध, स्त्री मान, स्त्री माया, स्त्री लोभ, ठीक है ना। या ऐसे जो स्त्री है, उस स्त्री का भी हमने अब क्या कर लिया, विरलन कर लिया। विरलन किसका हो गया, ऊपर के कषाय का। ऐसे ही भक्तपान क्रोध, भक्तपान मान, भक्तपान माया, भक्तपान लोभ, उसको चार भागों में बांटा है। ऐसे ही राजकथा क्रोध, राजकथा मान, राजकथा माया, राजकथा लोभ। और इसी तरह से अवनिपाल को भी चार भाग में बांटा बांटा, अवनिपाल क्रोध, अवनिपाल मान, अवनिपाल माया और अवनिपाल लोभ। इस प्रकार से जो विकथा है वह 16 प्रकार की हो जाएगी कषाय की अपेक्षा से। अब हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर इंद्रिय रखने की प्रक्रिया को लाया। तो अब ये प्रथम प्रकार का जो प्रस्तार हुआ, तो यहाँ पे देखो 37वीं गाथा में प्रस्तार का क्रम। तो अभी हमने क्या कर लिया था, पहले तो एक एक के ऊपर चार चार को रख दिया था, ठीक है ना। एक एक के ऊपर हमने क्या कर दिया, चार चार को रख दिया था। अब क्या करना है, एक एक के ऊपर जो इसका भी विरलन किया ना हमने, स्त्री क्रोध, स्त्री मान, स्त्री माया, स्त्री लोभ, इसके ऊपर पांचों पांचों इंद्रिया रख दीजिए। तो एक स्त्री, एक क्रोध, और जो इंद्रिया है वो पांचों प्रकार की, मतलब स्त्री क्रोध, स्पर्शन इंद्रिय स्त्री क्रोध, रसना इंद्रिय स्त्री क्रोध, रसना के बाद जो है घ्राणेन्द्रिय स्त्री क्रोध, चक्षु इंद्रिय स्त्री क्रोध, कर्णेन्द्रिय, ऐसे एक के साथ पांचों विभेद लग जाएंगे। तो इसका जोड़ जो है वो भी 80 आएगा। आगे निद्रा और प्रणय एक ही की है, उन्हें उपयुक्त विधि से रखना, बस इसके ऊपर रखते चलना है। तो 80 भंग जो है वो हो जाते हैं। अब 80 भंग हमको लिखना है, मान लो कैसे हम लिखेंगे 80 भंगों को। तो पहले हमने क्या लिखा, स्नेहवान, स्नेह लिया गया था, निद्रालु, निद्रा एक है, स्नेह एक है, स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा लापी। अभी क्या पढ़ रहा है वो, स्त्री कथा। फिर हमने लिया स्त्री कथा, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय की जगह रसना इंद्रिय कर लिया, रसना इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा लापी। फिर हमने तीसरा भेद किया, स्नेहवान, निद्रालु, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। चौथा भेद हमने कर दिया, स्नेहवान, निद्रालु, घ्राण के बाद क्या आएगा, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथालापी। फिर चौथा ऐसे ही चौथा इंद्रिय आएगा, और चक्षु इंद्रिय और फिर कर्ण इंद्रिय। इस प्रकार से हमने ले लिया। अब क्या बदलना है, इंद्रिय पांचों हो गए, अब क्रोध कषा है उसको बदल दीजिए। तो स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, मानी, क्रोधी हो गया, मानी, स्त्री कथालापी। फिर मायाचारी, फिर जो लोभ है वो लोभ आएगा। फिर इधर से स्त्री बदलेगा, स्त्री कथा के बाद राजकथा, फिर जो राष्ट्र कथा, और फिर अवनिपाल कथा, ऐसे हम बदलते जाएंगे। तो 80 जो है वो उसके भेद हो जाएंगे। आपके पास निधि दीदी के नोट्स आए, उन्होंने प्रत्येक भेद को अलग अलग करके बताया हुआ है। और मेरे नोट्स भी जो है कल या परसों आपके पास पहुंच जाएंगे, तो उसमें भी प्रत्येक भेद को अलग अलग करके आपके समक्ष उसको रखा जाएगा। वो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली 2 दिन से बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी जस्ट स्कूल छुट्टे इधर आके क्लास शुरू हो जाती है, मतलब समय ही हो जा रहा है, तो बनाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। क्योंकि 2-3 दिन में स्कूल में प्रोग्राम है, तो स्कूल में भी वक्त नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नोट्स नहीं बना पाया। लेकिन एक रफ रूप में बना के रखा है, उसको जल्दी से आपको पीपीटी के रूप में दे दूंगा, जो भी ग्रुप पर वो भेजूंगा। अब देखिए 38वीं जो गाथा है, 38वीं गाथा को एक बार हमें आज समझना है, क्योंकि कल 37वीं गाथा तक का वर्णन हो गया था। देखिए 38वीं गाथा, निखियतु विदीय में तम, निखियतु विदीय में तम, निखियतु विदीय में तम। मेल करता हूँ एक से। आप स्क्रीन पर जो है ना, अभी थोड़ा ये सेटिंग उसकी बाकी है, स्क्रीन पर प्लीज टच मत करो।
तो वो क्या हो जाता है, वो सब लाल हो जा रही है। निखियतु विधियमेत्तम् परमं तस्सुवरि विधियमेकेकम् पिंडम पड़निख्येयो पिंडम पड़निख्येयो एवं संवत्थकायवो एवं संवत्थकायवो। अब देखो, निखितु, निखितु अर्थात रखकर, निखितु निक्षेपण कर कर, विधीय दूसरे भेद को, विधीय मतलब दूसरे भेद को, तो दूसरा जो भेद है, दूसरे प्रमाद का जितना प्रमाण है उतनी जगह पर पढ़मम प्रथम प्रमाद के पिंड को रखकर, पढ़मम प्रथम प्रकार के पिंड को रखकर, तस्सूरी उसके ऊपर, विधियम एक एकम उसके ऊपर एक एक पिंड को रखना है। किसका? दूसरे का। पिंडम परिनिखे, वो ऐसा पिंड उसके ऊपर रखने के बाद एक एक का जो निक्षेपण करना है। एवं सही सर्वत्र काय, वो इसी प्रकार सर्वत्र काय कर मतलब कार्य करना है। देखो, प्रमाद के दूसरे भेद कषाय की संख्या प्रमाण, एक एक स्थान पर प्रमाद के प्रथम भेद विकथा की पिंड संख्या का स्थापन करके। अब प्रथम प्रमाद का भेद क्या है? विकथा। तो हमने पहले क्या लिख दिया लाइन से? चार, चार 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 चार, विकथा चार, ठीक है ना। उसके ऊपर प्रमाद के दूसरे भेद को विरलन करके अब उसके ऊपर प्रमाद का दूसरा भेद रखना है और प्रत्येक पिंड पर एक एक अंक का निक्षेपण करना चाहिए। अब हमने क्या लिख दिया पहले? चार 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 चार, फिर उसको ऊपर जो है उसके ऊपर एक एक मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4, ऐसा हमने लिख दिया। इस प्रकार निक्षेपण करने पर प्रमाद के 16 भंग हो जाते। चार 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 प्लस चार प्लस चार प्लस चार, तो ये 16 हो जाते। ऊपर भी सर्वत्र इसी प्रकार निक्षेपण करना चाहिए। जैसे ऊपरी इंद्रिय संख्या प्रमाण जितने रूप अंक है उतने स्थानों पर 16 पिंड को स्थापित करना चाहिए। तो प्रमाद के उपरिम भेद की संख्या को विरलन करके प्रत्येक पिंड के ऊपर एक एक निक्षेपण करना चाहिए। इस प्रकार निक्षेपण करने पर प्रमाद के सर्वभंग 80 हो जाते हैं। मतलब हमने क्या कर दिया, पहले चार 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 विकथा को लिख दिया, उसके ऊपर जो एक एक कषाय है वो उसको हमने एक एक ऊपर रख दिया। अब वो कितने प्रकार का हुआ? प्लस प्लस करके 16 16 हुआ। तो क्योंकि एक एक कषाय है ऊपर, तो 16 16 16। विकथा के कितने भेद होंगे? तो प्रत्येक के पहले हमने 4 भेद किए, स्त्री, राज, राष्ट्र और अवनिपाल, 4 4 4, ठीक है ना। फिर वो एक एक के ऊपर लिया, क्रोध, स्त्री क्रोध, स्त्री जो राष्ट्र क्रोध, राज क्रोध और अवनिपाल क्रोध, उनको सबको एक एक लगा दिया। अब क्या कर दिए, ये कितने हो गए? 16 16 हो गए, क्योंकि ये प्रत्येक के साथ लगाएंगे चारों को तो 16 भेद हो जाएंगे। चार इधर ये 4 कथा और 4 कषाय, तो प्रत्येक के साथ लगाएंगे तो 16 भेद हो जाएंगे। और फिर इसके ऊपर क्या करना है? 16 16 16 हमने लिख दिए, लेकिन 16 कितनी बार लिखना है? तो 16 5 बार लिखना है। 5 बार क्यों? क्योंकि इंद्रिया 5 है। तो 16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16, ऐसा ये 5 बार हम यदि निक्षेप करेंगे तो इस प्रकार से सर्वभेद 80 हो जाते हैं। देखो, 80 भेद निकालने की ही ये सब विधि है। अब यहाँ पर क्या समझना है? यहाँ पर यह बात समझना है, दूसरे प्रमाद का जितना प्रमाण है उतनी ही जगह पर प्रथम प्रमाद के पिंड को रखकर उसके ऊपर एक एक पिंड के प्रति आगे के प्रमाद में से एक एक का निक्षेपण करना, और आगे भी सर्वत्र इसी प्रकार करना। मतलब देखो, द्वितीय प्रमाद पिंड के प्रमाण बार प्रथम प्रमाद के पिंड का रोकना। मतलब पहले हमने क्या कर दिया? चार 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 विकथा को 4 भागों में एक लाइन से लिख दिया। अब उसके ऊपर हमने क्या किया, जो दूसरा भेद है द्वितीय प्रमाद का, उसका एक एक भेद ऊपर लिख दिया। तो विकथा के 4 भेद हो गए, 4 4 4। फिर विकथा जो पहला है, 4 के ऊपर क्रोध, 4 के ऊपर मान, 4 के ऊपर माया, 4 के ऊपर लोभ, तो एक एक कषाय ले लिया चारों के ऊपर। फिर
इसके भेद कितने हो जाएंगे? 16। यह 16 जो आया है इसे प्रथम प्रमाद का पिंड समझना है और इंद्रियों को द्वितीय समझना है। अब ये 16 16 आ गए, तो द्वितीय प्रमाद पिंड का प्रमाण बार प्रथम प्रमाद पिंड रखना है। तो अब यहाँ पर जो द्वितीय प्रमाद पिंड आया उसके ऊपर प्रथम प्रमाद पिंड रखना है। तो अब ये 16 16 16 आया, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक स्पर्शन, एक रसना, एक घ्राण, एक चक्षु और एक कर्ण, इस तरह से एक के ऊपर एक एक जो है वो रख दिया। तो इनका जोड़ 80 हो जाएगा। इन 80 भंगों को हम कैसे बोलेंगे? हम इन 80 भंगों को बोलेंगे, पहले अभी क्या लेना हमें, शुरुआत में उन्होंने क्या बोला, प्रथम प्रमाद, तो यहाँ पर पहला लेना है स्त्री कथालापी, क्योंकि विकथा है, तो स्त्री कथा आलापी। फिर एक क्रोध लिया था हमने, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु स्नेहवान। फिर दूसरा भेद हमने किया था विकथा का, दूसरा भेद भक्त कथा आलापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु स्नेहवान। अभी हमने क्योंकि जो पहला भेद भंग बताया है उसके 4 भेद किए थे, फिर हमने उसको कह रहे हैं राज कथा आलापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु स्नेहवान। और फिर हम लेंगे राष्ट्र कथा आलापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु स्नेहवान। ये 4 हो गए। फिर हम लेंगे वही स्त्री कथा आलापी, भक्त कथा आलापी, राज कथा आलापी, राष्ट्र कथा आलापी, लेकिन क्रोध की जगह हम क्या करेंगे, माया। तो ऐसा माया लिख दिया। फिर ये 4 हो गए, फिर माया के 4 हो गए, फिर मान के 4, फिर माया के 4 और फिर लोभ के 4। तो ये कितने हो जाएंगे, 16। अब यहाँ पर 16 के बाद हमने स्पर्शन इंद्रिय लिखा है सब जगह पे, अब इसको रसना इंद्रिय करना है। तो स्त्री कथा आलापी, क्रोधी, रसना इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु स्नेहवान। तो ये ऐसे जो है 16 भेद एक इंद्रिय के हुए, फिर दूसरे इंद्रिय के 16, तीसरे इंद्रिय के 16, चौथे इंद्रिय के 16 और पांचवें इंद्रिय के 16। इस प्रकार से ये जो है 80 भेद यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये किस गाथा के अनुसार, 38वीं गाथा के अनुसार। देखो थोड़ा सा समझने में अभी देरी लगेगी, नहीं समझ में आ रहा है, ये बात मैं मान सकता हूं कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी अभी आप मात्र सुनो, सुनो आप सिर्फ, ये सब विषय आपको क्लियर हो जाएगा। एक कक्षा में नहीं, दूसरी कक्षा में, अभी कल की कक्षा में हम क्या करेंगे इसको, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सबको आपको पीडीएफ मिल ही जाए, तो आपके सामने चार्ट हो, तो चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार 39वीं गाथा देखिए। तदियखो अंतगदो, तदियखो अंतगदो, आदिगदे संकमेदि विधियखो, दोन्न विगंतूनंतम, आदिगदे संकमेदि पड़मको। क्या कह रहे हैं, तदियखो अंतगदो, तदियखो, तदीय मतलब तृतीय स्थान के, प्रमाद का जो तृतीय स्थान है, अंतगतो वो अंत को प्राप्त हो गया। प्रमाद का तीसरा स्थान कौन सा है, विकथा, कषाय, और तीसरे स्थान पर आता है इंद्रिय। तो जो इंद्रिय है वह इंद्रिय अंतगतो, वह अंत स्थान को प्राप्त होकर आदि गदे, फिर से आदि स्थान को प्राप्त हो जाए, तब प्रमाद का दूसरा स्थान भी बदल जाता है। तब क्या हो जाएगा, प्रमाद का संकमेदी, संकमेदी मतलब संक्रमण हो जाता है विधि को, प्रमाद के दूसरे स्थान का, दोन्निवी गंतुनंतम, और इस प्रकार दूसरे स्थान भी अंत को प्राप्त हो जाए, दोन्नवी गंतु अंतम। तो दूसरा स्थान जो प्रमाद का दूसरा स्थान भी वह भी अंत को प्राप्त हो जाए, और फिर आदि गदे, और फिर वह प्रथम स्थान को आ जाए संकमेदी, ऐसा उनका जब परिवर्तन हो जाए पढ़मक को, तो वहां पर जो है प्रमाद का प्रथम स्थान बदलता है। और निद्रा और स्नेह इनका दूसरा भेद नहीं है, इसलिए इनमें अक्ष संचार नहीं करना है। तो निद्रा और अभी जो है क्या बोलते हैं स्नेह को अभी छोड़ना है। अब देखो यहाँ पर अक्ष परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तदि अक्षो, तृतीय अक्षो, तृतीय अक्ष अंतगतो, अंत में चला गया, आदि गदे, और फिर वो पहले स्थान पर आ गया, संकमेदी, संक्रमण हो जाएगा विधि अक्षो दूसरे भेद का,
दोनों भी गंतु अंतम, और दोनों भी जब अंत स्थान में चले गए और फिर पहले स्थान पर आ जाए, संक मेदि पड़मक को, तब संक्रमण होता है पहले का। तब अंत के अक्ष को प्रथम भेद से लेकर अंतिम भेद तक लेकर जाना। जैसे अभी हमने क्या लगाया था, जो इंद्रिया है, इंद्रिया पहले से चल रही थी, अब हम उसको क्या करेंगे, स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी। स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी। रसना इंद्रिय, फिर ऐसे घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। तो इनमें हमें प्रत्येक स्थान पर अब बदलना है। अब क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते जब अक्ष अंतिम स्थान को प्राप्त हो जाए और इस अक्ष को पुनः प्रथम स्थान पर प्रारंभ करना है, तो पूर्व अक्ष को अगले स्थान पर ले जाना है। अब हमने क्या किया, स्नेहवान निद्रालु कर्ण इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी। स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत मानी स्त्री कथालापी। ऐसे हमने एक एक रचना के साथ जो है क्रोधी मानी माई ऐसा हमने लगा दिया। ऐसा करते हुए जब तृतीय स्थान व द्वितीय अक्ष के अंत स्थान पर पहुंच जाए, तब द्वितीय व तृतीय अक्ष के प्रथम स्थान पर स्थापित करना है। तो प्रथम अक्ष को अगले स्थान पर ले जाना है। जैसे स्नेहवान निद्रालु कर्ण इंद्रिय के वशीभूत लोभी स्त्री कथालापी। अभी थोड़ा जो है इसको समझना मेरे ख्याल से, मतलब ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपके सामने इसके लिए चार्ट आना चाहिए। तो कल जो है, कल की कक्षा में ही, कल थोड़ा दिन में मेहनत करके इसके चार्ट जो है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। वैसे ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ में बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा संख्या के माध्यम से दिया है। तो प्रमाद के 5 भेद, विकथा कषाय इंद्रिय निद्रा और स्नेह, इनमें से विकथा के 4 भेद, स्त्री कथा भक्त कथा राष्ट्र कथा और राज कथा। कषाय के भी 4 भेद, क्रोधमान मायालोभ। इंद्रिय के 5 भेद, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र। निद्रा और स्नेह का कोई भेद नहीं आता, इनमें अक्षर संचार परिवर्तन नहीं होता। मात्र विकथा कषाय और इंद्रिय, इनमें ही अक्षर संचार परिवर्तन संभव है, क्योंकि इनके उत्तर भेद है। अब तृतीय अक्षर अर्थात इंद्रिय के प्रथम भेद स्पर्श के साथ द्वितीय अक्षर कषाय के आदिभेद क्रोध कषाय को रखकर प्रथम अक्षर विकथा के आदिभेद स्त्री कथा को कहना चाहिए। यह प्रथम आलाप है। मतलब कितना अच्छा बता रहे, देखो इंद्रिय के प्रथम भेद स्पर्श को हमने ले लिया, और इसके साथ द्वितीय जो अक्षर है कषाय, कषाय का पहला भेद हमने ले लिया क्रोध, मतलब स्पर्शन इंद्रिय, वो तो निद्रा और स्नेह वैसा के वैसा ले लिया। तो स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय क्रोधी, और फिर प्रथम अक्षर भी कथा के आदिभेद स्त्री कथा को कहना चाहिए, मतलब स्त्री कथा आलापी। यह प्रथम आलाप है। मतलब स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोध स्त्री कथा आलापी। ऐसे करके आलाप में तृतीय अक्ष के दूसरे भेद रसना इंद्रिय के साथ वही द्वितीय और प्रथम अक्ष के आदि भेद का स्त्री कथा का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार मात्र तृतीय अक्ष में परिवर्तन करते हुए अंतिम भेद श्रोत्र इंद्रिय तक उच्चारण करना चाहिए। थोड़ा सा विषय कड़ा है, इसको और अच्छे से चार्ट के माध्यम से मैं कल की कक्षा में लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मात्र गाथा समझ लो, उसको कल और समझेंगे। पड़मक्को अंत गदो, पड़मक्को अंत गदो, आदि गदे संक में दिविधि अक्को, दोन्नि विगंतूनंतम, आदि गदे संक में दित दियक्को। पड़मक को प्रथम जो भाग है अक्ष का वह अंत गदो, वह अंत में चला गया। आदि गदे, और फिर वो प्रथम में आ गया। संक मेदि विधियक को, तब जो दूसरा है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। दोनों भी गंतुनंतम, दोनों भी अंत स्थान पर गए, और आदि गदे फिर से वो प्रथम स्थान पर आए। संक मेदि तदियक्को, तब तृतीय स्थान में भी परिवर्तन हो जाएगा। 39वीं गाथा में तदियक्को पहले तृतीय स्थान को लिया था, तो उसमें परिवर्तन अंतिम शब्द हो रहा था पड़मक को पहले में। ऐसे ही पड़मक को जो पहला अंत में चला गया, तो तृतीय स्थान में निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा। मतलब एक ही बात को वो दो तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन दोनों में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर अक्षर परिवर्तन कैसे होगा, प्रत्येक का जो है वह चित्र आपके सामने रखूंगा, तो आपको इसमें अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आज जो है 15 मिनट पहले ही थोड़ी कक्षा समाप्त कर रहा हूँ,
थोड़ा बाहर अर्जेंट काम है, उसके लिए जाना है। तो आज मैं 8:45 को ही कक्षा समाप्त करके कल जो है तो यही 5-6 गाथा को चार्ट के माध्यम से समझा के फिर आगे की गाथा आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, उतना लेना है। और नहीं भी समझ में आया तो 36 से लेकर 44 तक का विषय जो है वो ऐसे समझना कि अभी समझ में नहीं आया है, धीरे धीरे मैं उसको समझ जाऊंगा। इस भावना से उसको जब भी घर में वक्त मिले 5-10 मिनट पढ़ना। यूं समझना एक ही बात को 4 तरीके से बता रहे हैं। आपको बता रहा हूं, देखो, एक व्यक्ति है, उसके पास 4 शर्ट हैं, लाल पीला नीला सफेद। ठीक है, वो 4 शर्ट हो गए, 4 उसकी विकथा हो गई। अब उस 4 शर्ट पर उसके लिए 4 पैंट भी है, क्रोध मान माया लोभ, तो वो 4 पैंट उसके पास है। और फिर उन्हीं 4 के लिए 5 टोपियां उसके पास है। शर्ट 4 है, पैंट 4 है, लेकिन टोपियां 5 है। तो अब प्रत्येक के साथ उसको एक एक चीज पहननी है, 4 शर्ट के साथ 5 टोपियां पहननी है। फिर 4 जो पैंट है, उस चारों पैंट के साथ चारों शर्ट पहनकर फिर 5 टोपी, ऐसे उसको पहनना है। मतलब 4 इंद्रिय, 4 कषाय और 5 इंद्रिय, तो प्रत्येक को प्रत्येक के साथ लगाना है। शरीर जो है वो एक ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, मतलब व्यक्ति वही रहेगा जैसे, क्योंकि वो एक है। तो निद्रा एक है और प्रमाद एक है, उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला। तो जैसे उस व्यक्ति ने पहले तो लाल पीला नीला सफेद 4 शर्ट हो गए, तो लाल शर्ट पहन लिया। और उसके पास जो पैंट है वो भी लाल पीला नीला सफेद, ऐसे 4 पैंट है, तो लाल शर्ट लाल पैंट। और पंचम 5 रंग, समझो अपने झंडे के 5 रंग की 5 टोपी है उसके पास। तो लाल शर्ट हुआ, लाल पैंट हुई, और जो टोपी है वो भी लाल कलर की आ गई। तो एक एक के साथ तीनों आ गए। अब फिर क्या कर लिया उसने, पैंट लाल ही रखा, शर्ट जो है वो सफेद ले लिया, टोपी ऊपर वही है अभी। फिर जो है पैंट का कलर चेंज किया, फिर अगला शर्ट ले लिया, टोपी अभी वही है। पैंट वही रखा है, शर्ट अगला ले लिया, टोपी अभी वही है। ऐसे फिर शर्ट पैंट वही रखा, शर्ट जो है वो भी रखेगा, लेकिन इंद्रिया 5 है, टोपी 5 है, तो पांचों के साथ उसको भी लेना पड़ेगा। मतलब एक के साथ 4 4 4 के ऊपर एक 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 क्रोध, फिर एक 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 इंद्रिय, ऐसे लगाएंगे तो ये कुल मिलाकर 80 भेद होते हैं। तो 80 भेद अलग अलग प्रकार से किस तरह से हो सकते हैं, यह बस इसमें दर्शा रहे, बाकी इसमें कुछ भी विषय कठिन नहीं है। इसलिए कड़ा लग रहा है विषय, लेकिन उस विषय को समझाना ये क्या है, आज की भाषा में यदि होता तो हमको थोड़ा आसान चला जाता। लेकिन यह भाषा आगम की है, प्राकृत है, और कुछ शब्द जो है वो आगम के है। अभी जो भेद है, जो अक्षर स्थान है, ये आज के मैथ के भाषा के विषय में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको कठिन समझकर गोमट सार जीव कांड से दूर भागना नहीं है। ये 46 तक जो है संख्या का विषय आएगा, फिर से अपना 7वां गुणस्थान यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए यह जो गाथा बीच में आई है, थोड़ा हमारे ब्रेन को और थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे उसको, जैसे वो हम चेस खेलते हैं तो उसको तीक्ष्णता आती है, तो ब्रेन को तीक्ष्णता लाने के लिए ये सब विषय है। तो यूं समझ के कठिन नहीं है ऐसा भी हमारे मन में लाना है। और नहीं समझ में आया तो भी टेंशन नहीं लेना है, 36 से 44 तक की जो गाथा है ये हम धीरे 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 समझेंगे, ऐसा मन में लाना है। तो आप इसको बाद में भी समझिएगा। प्रश्न आज ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक दो जो हाथ ऊपर है, जयश्री जी पूछिए जल्दी से। जयश्री जी जैन। भैया जय जिनेन्द्र। जय भैया हमने जिनेन्द्र। 80 भंग बनाए थे, तो हम ये फोटो उतार के आपको भेजे दे रहा है, तो आप बताना कि सही बने कि नहीं। हमने अलग अलग 80 भंग बनाए हैं दोनों प्रस्तार के। और आप हमने मुझे बोलो, पार्सल जब हमने, आपने बनाए तो कुछ कठिन लगा क्या? नहीं भैया कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ही हाँ, सरल है। वो क्या है, कहने की जो पद्धति है वो 80 प्रकार से है। हाँ कहने की पद्धति जो है 80 प्रकार से, बहुत अच्छा आपने किया कि बनाया। मेरा सभी से निवेदन है, कल की कक्षा, आज नहीं, कल की कक्षा के बाद जो है सभी लोग ऐसे भंग बनाओ। तो ये 80 भंग आप एक बार बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये सबके साथ एक एक को लगाना बस है, बाकी कुछ नहीं है।
तो सबके साथ भैया जैसे, हाँ हाँ, हमने ब्रह्म सागर महाराज जी का वीडियो सुन के हमने पूरा बनाया 80 भंग, दोनों प्रस्तार की 80 भंग, सूरा पंची ठीक है, 80, कोई बात नहीं। उद्देश्य को 80। आप सभी लोग बनाओ, यूं समझो 4 घर में रिश्तेदार है, 4 उनकी बुआ जी है, और 5 जो है उनके घर के बच्चे हैं। तो प्रत्येक के साथ प्रत्येक का फोटो आना चाहिए। इस तरह की जोड़ियां उनकी लगानी है, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। गुणमाला जी जैन पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जैन। भैया जी ना 80 भंग बनाना मतलब वो तो आ गया समझ में, लेकिन हाँ, जैसे जो गाथाएं हैं उनका मीनिंग थोड़ा सा ना उनमें मतलब थोड़ी सी कठिनाई आ रही है हमें तो। अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं, इसको क्या करेंगे, एक बार शब्द अर्थ से और एक बार ले लेंगे। तो आप जो है पढ़ाते समय थोड़ा सा पेंसिल हाथ में रख के आप जो उसका अर्थ बताए जा रहे हो तुरंत यदि उस पर लिखते जाएंगे तो और आसानी हो जाएगी आपको। हाँ 80 भंग तो समझ में आ रहे हैं कि हाँ वो जैसे हम जो 108 पाप वाला जो आता है जैसे कृतकारिता अनुमोदना बस जो है बस ना, बस, तो सेम उसी सेम तरह से यहाँ पर बनेंगे। लगाना है। वेरी गुड, तो बहुत वो अच्छा। तो समझ में आ गया, वो तो समझ में आ गए 80 भंग तो, लेकिन बस हम्म। मुझे तो गाथाओं का जो अर्थ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मतलब थोड़ी शैली ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी क्लिष्ट है। नहीं नहीं, क्लिष्ट नहीं है, उस समय की शैली ऐसी थी। अब कहाँ हम 11वीं शताब्दी का जो है वो गणित पढ़ रहे हैं, और कहाँ हम अभी 21वीं सदी में हैं। तो दोनों में अंतर तो आएगा ना। तो ऐसा, इसलिए हाँ उसको अभी क्लिष्ट नहीं समझना है, आसान विषय है। और थोड़ा सा अभी और चार्ट के माध्यम से हम लेंगे तो विषय आसान हो जाएगा। गाथा के लिए मैं प्रयास करता हूँ कि प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ दे दो नोट्स में। ठीक है ना। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। चलो बहुत अच्छा। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वाम वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।